हेलो एवरीवन, यू ऑल आर मोस्ट हार्टली वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ संत कबीर विद्यापीठ। और ये बहुत खुशी की बात है कि आप हमें देख पा रहे हैं संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि हम बात करेंगे कि आज हमारा लेक्चर 3 है बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स के लिए, जिसमें हम यूनिट 3 पढ़ रहे हैं। और हम देखेंगे कि इसके पहले हमने देखा था चार्पिन मेथड, उसके इक्वेशन को किस तरह से हम इक्वेशन बनाते हैं और कौन कौन सा इक्वेशन हम किस तरह से अप्लाई करते हैं। हमने देखा था उसमें कि 3 और 4 इक्वेशन को लेकर के हमारा प्लस पी क्यू मिला था। फिर हम सेकंड में दिए थे जब 6 और 7, तो हमें उसमें मिला था प्लस क्यू करके, और उसके कुछ इक्वेशन हमें मिले थे जो इक्वेशन नंबर 9 के रूप में मिले थे। फिर हमने देखा था कि हमारा जो 8 और 9 है उसको हमने रीअरेंज किया था। रीअरेंज करने के बाद हमें इक्वेशन नंबर 10 मिला था। और अब हमारा नंबर आता है आज का कि हमारा जो वर्किंग रूल है चार्पिन मेथड का वो किस तरह से होता है, हमारे कितने टाइप के हमारे वर्किंग रूल होते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ और चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि बीएससी 4 सेमेस्टर मैथमेटिक्स की बात हो रही है, यूनिट 3 की बात हो रही है। अब यूनिट 3 को पढ़ रहे हैं और वर्किंग रूल ऑफ द चार्पिन मेथड, मतलब चार्पिन मेथड का जो वर्किंग रूल है वो किस तरह से है उसको देखेंगे। तो सबसे पहले कह रहा है कि वर्किंग रूल फॉर चार्पिन मेथड्स, वर्किंग रूल फॉर चार्पिन मेथड, चार्पिन मेथड में किस तरह का वर्किंग रूल किस तरह से अप्लाई किया जाता है, कितने टाइप के होते हैं उसको देखेंगे हम। तो हमें अगर पूछा जाएगा कि हमारा जो चार्पिन मेथड है उसका क्लासिफिकेशन मतलब कितने टाइप में होता है, क्लासिफिकेशन है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग रूल फॉर चार्पिन मेथड्स। तो हम इसमें बताएंगे आपको कि हमारा 5 होता है। कितने टाइप के होते हैं? 5 होते हैं, जिसमें आता है 1, 2, 3, 4 और 5। ये बातें हो गई। अब हम देखेंगे एक एक करके कि हमारा चार्पिन मेथड का जो रूल है, वर्किंग रूल है, वो सबसे पहला क्या कह रहा है और किस टाइप से है। तो स्टेप 1 में कह रहा है, ये वर्किंग रूल का स्टेप 1 है, जिसमें कह रहा है ट्रांसफर ऑल टर्म्स ऑफ द गिवन इक्वेशन ऑफ LHS एंड डिनोट द इंटायर एक्सप्रेशन बाय एफ। यानी कि जो ट्रांसफर ऑल टर्म्स होंगे वर्किंग रूल चार्पिन मेथड्स के, फिर से समझेंगे कि हमारा जो वर्किंग रूल फॉर चार्पिन मेथड का फर्स्ट स्टेप है उसमें कह रहा है कि ट्रांसफर ऑल टर्म्स, हमें टर्म्स के सारे हमारा जो है वो उसको हमें ट्रांसफर करना पड़ेगा ऑफ द गिवन इक्वेशन का जितना भी टर्म्स है हमें उसे ट्रांसफर करना पड़ेगा। किसमें? LHS एंड LHS का मतलब आप समझ रहे होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड ही होता है, एंड डिनोट द इंटायर एक्सप्रेशन बाय एफ, है ना। तो ये स्टेप 1 हो गया, जिसमें हमने समझा कि हमें इक्वेशन के जितने भी टर्म्स है उसको हमें ट्रांसफर करना होता है। आई होप सबको समझ में आया होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जो हमारा वर्किंग रूल का चार्पिन मेथड स्टेप 1 है उसमें हमें इक्वेशन के सारे टर्म्स को ट्रांसफर LHS साइड में इंटायर करना होता है। तो फिर हम देखेंगे स्टेप 2 में, स्टेप 2 वर्किंग रूल फॉर चार्पिन मेथड का स्टेप 2 है। इसमें हम देखेंगे कि राइट डाउन द चार्पिन ऑक्सिलरी इक्वेशन 11 एंड 11, है ना। हमने जो पढ़ा था, हमने देखा था कि 4 और 5 इसको जब हमने इक्वेशन को अरेंज किया था, रीअरेंज करने के बाद, तो हमारा कुछ p प्लस करके कुछ इक्वेशन मिला था। फिर हमने देखा था कि 6 और 7 को हमने जब रीअरेंज किया तो हमें कुछ इस तरह का मिला था। और 8 और 9 को जब हमने रीअरेंज किया था तो रीअरेंज करने पे हमें यहाँ पे हमें Q प्लस कुछ करके मिला था, Q प्लस समथिंग मिला था। और 8 और 9 को जब हम रीअरेंज किए थे तो हमें इक्वेशन नंबर 10 मिला था। इक्वेशन नंबर 10 में फिर हम चीजों को रखे थे OR करके, हमारा कुछ इक्वेशन मिला था जिसे हम माने थे इक्वेशन नंबर 11, और उसी की बात कर रहे हैं राइट डाउन द चार्पिन ऑक्सिलरी इक्वेशन 11, है ना। हमने चार्पिन मेथड के बहुत सारे इक्वेशन को देखा है इसके पहली वाली क्लास में। अगर आप नहीं देखे होंगे तो प्लीज जाके इसके पहले वाली वीडियो को देखेंगे और फिर अब उसमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि कौन कौन से और इक्वेशन उसमें बन सकते हैं और कौन कौन से इक्वेशन को हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो फिर हम स्टेप 3 को देखेंगे। स्टेप 3 में देखेंगे यूजिंग द वैल्यू ऑफ एफ, द स्टेप 1 राइट डाउन द वैल्यू ऑफ ये यानी कि डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल एक्स, डेल एफ डिवाइडेड बाय डेल वाई, दैट इनफाइंड दैट इज
fx fy that etc occurring in step 2 and the puts of these of the चार्ट इक्वेशन 11 और 11। इसमें भी वही बातें कह रहा है कि हम वैल्यू को क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज करने के बाद हमने देखा था कि जो हमारा फंक्शन बना था और उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे। राइट डाउन में हमें जो वैल्यू मिलेगा वो हमें मिलेगा del f डिवाइडेड बाय del s, del f डिवाइडेड बाय del y that is fx and fy और उसमें हम एक्यूर करेंगे। और एक्यूर करने के बाद हमारा चार्पिड इक्वेशन जो लास्ट मिला था चार्पिड इक्वेशन 11 उसमें हम अप्लाई कर देंगे। तो हमने 1 2 3 को देखा। 1 में हमने देखा कि सारे इक्वेशन के जितने भी टर्म्स है उसको ट्रांसफर करना है। सेकेंड में हमने देखा कि हमारा इक्वेशन नंबर 11 जो बना है चापी मेथड में हमने इक्वेशन 11 तक बताया था आपको। 11 इक्वेशन आपको रीअरेंज करना सिखाया था। फिर स्टेप 3 में वही बात कह रहा है कि हमारा जो वैल्यू निकल के आ रहा है, वैल्यू स्टेप 1 से वो हमारा निकल के आ रहा है del f डिवाइडेड बाय del x करके समथिंग ऐसा कुछ। और फिर हम स्टेप नंबर 4 की तरफ चलेंगे। स्टेप नंबर 4 में हम चलेंगे तो हमें मिलेगा आफ्टर सिंप्लीफाइंग द स्टेप 3 select two proper fractions so that the resulting integral may be come out to the simplest relation in the involving the least of the 1 and p or q। यानी कि हमारा जो मतलब सारे इक्वेशन बन गए 11 तक, उसमें हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई किए। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारा जो स्टेप 3 आया, स्टेप 3 में हमने देखा कि सिलेक्ट द जो प्रोजेक्ट था है ना, प्रॉपर फंक्शन था। प्रॉपर फंक्शन को हमने जब रिजल्टिंग इंटीग्रल में मतलब अक्योर किया तो कम आउट हमें क्या मिला, हमें मिला सिंपलेस्ट रिलेशन। और सिंपलेस्ट रिलेशन को हमने जब इन्वॉल्व किया तो हमें क्या मिला लास्ट में कि लास्ट वन पी एंड क्यू। ये सारी चीजें हमें स्टेप 3 में से स्टेप 4 में देखने को मिली। तो ये बातें हो गई। अब हम देखेंगे स्टेप 5। स्टेप 5 में हम देखेंगे कि इन द सिंपलेस्ट रिलेशन ऑफ स्टेप 4 इन द सॉल्व अलोंग विद द गिवन इक्वेशन ऑफ डिटरमाइन p and q, put these values are the p and q in the dz pdex। और फिर क्या है, q divide with the integration gives the complement integration of the given equation। The singular and the general integral may be obtained in the usual manners। तो हमें स्टेप 5 में क्या मिला, स्टेप 5 में हम देखेंगे इन द सिंपलेस्ट रिलेशन जो हमारा 3 से 4 में गया था। अब हम जब 5 स्टेप में आएंगे तो हमारा स्टेप नंबर 4 को हम अप्लाई करेंगे और उसमें हमें सॉल्व अलोंग द विद द गिवन इक्वेशन को डिटरमाइन करना है। डिटरमाइन के बाद हमें जो गिवन इक्वेशन मिलेगा उसमें सिंगुलर ऑफ द जनरल इंटीग्रल को हम रखेंगे और वो हमें ऑब्टेन यूजुअल मैनर्स में कुछ चेंज जैसा दिखाई देता हुआ मिलेगा। तो हमने स्टेप 1 को देखा, स्टेप 2 को देखा, हमें जहां पे मिला कि हम कुछ इक्वेशन के ऑल टर्म्स लेंगे और उसको ट्रांसफर करेंगे। फिर सेकंड में कुछ ऐसी ही बातें थी कि इक्वेशन नंबर 11 में हम जितने भी हमारे चापी मेथड में 11 इक्वेशन बने थे उसमें हम अप्लाई करेंगे। फिर तीसरे में हमने तीसरे स्टेप में देखा कि यूजिंग वैल्यू ऑफ इन स्टेप द राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ द del f डिवाइडेड बाय del x और del f डिवाइडेड बाय del y दैट इज करके हमें f और x y यानी कि fy मिला जिसको हमने एक्यूर किया। फिर हम देखेंगे कि हमें स्टेप 4 में मिला आफ्टर सिंप्लीफाई द स्टेप 3, यानी कि स्टेप 3 से हम लेंगे और स्टेप 3 से लेने के बाद यहाँ पे हमने देखा कि हम चार्पिड इक्वेशन के इक्वेशन नंबर 11 को अप्लाई करेंगे। फिर स्टेप 4 में आएंगे तो हमें स्टेप 3 का सेलेक्ट टू प्रॉपर फ्रैक्शन लेना होगा और जिसको हम रिजल्टिंग इंटीग्रल के रूप में कम आउट करके सिंपलेस्ट रिलेशन इन्वॉल्व करके हमें लिस्ट में क्या मिलेगा, p एंड q। और फिर जब हम 5 में आएंगे तो हमें स्टेप 4 की कुछ चीजें सॉल्व करने के लिए गिव इक्वेशन डिटरमाइन करना होगा जिसमें हमें मिलेगा p एंड q और उसको हम पुट करने के बाद वैल्यू क्या करेंगे, वैल्यू पुटअप करने के बाद p एंड q इन द dz pdex एंड q डिवाइड with the integration of the give of the complete integration of the given equation मिल जाएगा। और इन given equation के मिलने के बाद singular and the general integral में भी obtain with the usual manner में हम अप्लाई कर देंगे। तो हमें नोट में क्या देखने को मिलेगा, हमारी कुछ नोट वाली चीजें हैं जिसे हम देख लेंगे कि नोट समटाइम चार्पिड इक्वेशन गिव p इक्वल a and q इक्वल p where a and b आप द कांस्टेंट हो जाएंगे। हमें इसे ध्यान में रखना है क्योंकि जब हम इक्वेशन को अप्लाई करेंगे, वर्किंग रूल का हम चापी मेथड में अप्लाई करेंगे तो हमें इन बातों का मोस्ट ध्यान रखना होता है। इन सच केसेस पुटिंग p equal a and q equal b in the given equation will be the required complete integral। हमारा जो p ये क्या है, a और b ये दोनों कांस्टेंट होंगे। हम फिर से सुनेंगे कि a और b हमारे कांस्टेंट होंगे
और लेकिन इन सच केसेस जब हमारा केस पुटिंग होगा, केस पुटिंग हम करेंगे तो उसमें P इक्वल A एंड Q इक्वल B इन द गिवन इक्वेशन विल बी द रिक्वायर्ड कंप्लीट इंटीग्रल कहलाएगा। तो ये बातें हो गई। आज हमने बच्चों क्या सीखा, हमने देखा कि वर्किंग रूल ऑफ द चार्पिंग मेथड के क्लासिफिकेशन में टाइप्स रूल होते हैं, टाइप 5 स्टेप्स होते हैं और एक एक स्टेप्स को हमने कवर किया। तो आप अगर इसके इक्वेशन को नहीं देखे हैं, चार्पिंग मेथड का इक्वेशन नहीं देखे हैं, चार्पिंग मेथड का डिफिनेशन नहीं पता है आपको, तो इसके पहले वाली वीडियो को आप देखेंगे और उसके बाद फिर इस क्लास आपको बहुत ही परफेक्ट लगेगी। तो यहीं पे हम अपनी क्लास को फिनिश करते हैं, फिर हम एक नए एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे और उसमें देखेंगे कि कौन कौन से इक्वेशन को हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएंगे और आप इसकी पिछले की वीडियो जरूर देखेंगे। बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ।